Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए हम अपने 5th चैप्टर में फर्स्ट पार्ट के अंदर देख चुके थे कि किस तरीके से हमारे जो मिनरल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन की गई है मेटेलिक मिनरल्स के अंदर एंड नॉन मेटेलिक के अंदर। उसके अंदर हम मेटेलिक मिनरल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फेरियस मिनरल्स एंड नॉन फेरियस मिनरल्स, और उनको हम कवर कर चुके थे। आज हम अपने चैप्टर के अंदर उसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा माइका। तो देखिए माइका एक तरीके से जो है ये जो सीरीज ऑफ प्लेट्स होती हैं उनके अंदर, जो रॉक्स की जो सीरीज ऑफ प्लेट्स होती हैं उनके अंदर मिलता है, और इसको आसानी से जो है थिन सीड्स के अंदर जो है इसको स्प्लिट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। पतली पतली जो सीड्स हैं जो इसके थ्रू बनाई जा सकती हैं, और इनको जो है मतलब इतना थिन इसको किया जा सकता है कि अगर आप थाउजेंड्स ऑफ लेयर भी एक के ऊपर एक रख दे तो भी कुछ सेंटीमीटर हाई तक जो है, कुछ 1 सेंटीमीटर तक वो जो है बन जाता है। तो इसलिए जो है माइका को एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल है, और इसको जो है अच्छे से मतलब बिल्कुल थिन शीट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए माइका जो है एक तरीके से काफ़ी क्लियर होता है ये, और ये कलर में जो है ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड, येलो एंड ब्राउन। तो इनमें से जो है ये किसी भी कलर के अंदर आप इसको माइका को देख सकते हैं। तो देखिए जो एक्सीलेंट जो माइका होता है, तो देखिए इसके अंदर जो है क्या क्या स्ट्रेंथ होती है। देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसके अंदर होती है, लो पावर लॉस होता है इसके अंदर, मतलब बिजली की जो है कम जो है यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है बिजली का, कम खपत होती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है, रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज है तो उसके लिए ये प्रतिरोध का काम करता है, मतलब उसको रोकता है। इसको देखिए इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। मेनली जो है इसके लिए जो भी रिज़र्व जो है हमारे, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो नर्दर्न एरिया है उसके अंदर मिलते हैं। तो इसके अंदर देखिए जो कोदेरमा गया जो कि बिहार के अंदर है, और इसके साथ साथ हजारीबाग जो बेल्ट है झारखंड के अंदर जो आती है, राजस्थान के अंदर जो अजमेर वाला जो रीजन है, और नल्लोर जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, इस रीजन के अंदर माइका मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गया जो कि बिहार के अंदर है, यहाँ पर देख सकते हैं हजारीबाग झारखंड के अंदर, और ये नल्लोर वाला जो एरिया है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अलवर और बवार जो रीजन है राजस्थान के अंदर है, यहाँ पर जो है माइका पाया जाता है। और बाकी सारे जो जितने मिनरल्स हैं वो हम पिछली स्लाइड्स में जो है वो कवर कर चुके हैं। देखिए उसके बाद बात करते हैं रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स मतलब जो हमारे सेडिमेंट्री जो मिनरल्स होते हैं, तो इसके अंदर देखिए ये हमारा क्या है, ये लाइमस्टोन के बारे में। तो देखिए लाइमस्टोन जो है वो मेनली पाया जाता है एक तरीके से रॉक्स के अंदर, और रॉक्स के अंदर काफ़ी सारे जो दूसरे एलिमेंट हैं वो भी मिक्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनके साथ जो है ये मिलकर बना होता है। जो रॉक्स मिलकर बनी होती है उनसे ही जो है लाइमस्टोन जो है वो निकलता है। मतलब रॉक्स के अंदर जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कार्बोनेट पाए जाते हैं, उन सब के एसोसिएशन से ही जो है लाइमस्टोन जो है वो बनता है। तो देखिए ये मेनली जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो बेसिक जो रॉ मटेरियल है एक तरीके से काम करता है ये किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, यानी जो सीमेंट जो हमारी मेनली वो लाइमस्टोन के थ्रू बनती है, और इसका जो है मेनली यूज़ किया जाता है जो ब्लास्ट फ्रेगरेंस, यानी जो आयरन ओर है उसको पिघलाने के लिए, आयरन जो ओर है उसको पिघलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन के लिए। ब्लास्ट जो भट्टी होती है, भट्टी के अंदर जिसके अंदर लोहा वगैरह डालकर हम उसको जो है चलाते हैं, तो उसको पिघलाने के लिए जो है लाइमस्टोन का भी यूज़ किया जाता है। तो देखिए मेनली हमारा ये जो है आंध्र प्रदेश रीजन के कर्नाटका के अंदर मिलता है, मेनली सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, और बाकी के अदर स्टेट। तो देखिए ये 2 मेनली जो स्टेट हैं वो इसका क्या करते हैं, 50% जो है वो कवर करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, कर्नाटका के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर, बाकी दूसरे रीजन के अंदर आप देख सकते हैं 50%। उसके बाद देखिए हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, यानी माइनिंग जब हम करते हैं तो उसके क्या नुकसान है, क्या हजार्ड हो सकते हैं। तो देखिए मेनली जब हम माइनिंग करते हैं तो इसके अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा डस्ट उठती है, इसके साथ साथ नोक्सियस फ्लम्स यानी काफ़ी सारी विषैली जो गैसेस हैं वो उठती है।
तो उससे क्या होता है कि उसको जो विषैली गैसेस जो निकलती हैं, जो माइनर्स यानी जो माइनर्स होते हैं उसके अंदर काम करने वाले, जो माइंस के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो उनके अंदर जो है विषैली गैस और जो डस्ट होती है उनके फेफड़ों के अंदर चली जाती है, और उससे जो है उनको जो पल्मोनरी जो डिजीज होती है यानी फेफड़ों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो उसके शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए, अगर अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है तो उसके अंदर जो है उनकी रूफ्स जो है वो क्या कर सकती है, कोलैप्स कर सकती है, इन्यूडेशन हो सकता है, फायर्स वगैरह वहाँ पर लग सकती हैं। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है जो माइनर्स होते हैं उनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट होता है। मेनली अगर वाटर रिसोर्सेज की बारे में बात करें, आसपास के जितने भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं, वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं, ग्राउंड वाटर होता है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इनसे कंटेमिनेट हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर जो भी मिनरल मिलते हैं वो इस वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इससे जो है वो दूसरे लोगों के लिए ऊपर जो है बैड इफेक्ट डालते हैं। इसके साथ साथ देखिए, इनसे जो भी वेस्ट निकलता है, डंपिंग ऑफ द वेस्ट, सैलरी जो इनको गलाते हैं, हम इनको एक तरीके से गलाते हैं, तो देखिए लीड्स टू डिग्रेडेशन। उससे क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है किसका, लैंड का, सॉइल का, और इसके साथ साथ जो है रिवर पोल्यूशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम ये वेस्ट जो है अगर रिवर्स के अंदर डाल देंगे तो उससे जो है रिवर्स को काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। देखिए, मिनरल्स की कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मिनरल्स को बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो लग जाते हैं, यानी इनको जो है बनाना इतना आसान नहीं है। ये नेचुरली जो है वो बनकर तैयार होते हैं, और इनको बनने में काफ़ी लाखों जो करोड़ों वर्ष जो है वो लग जाते हैं। और देखिए, इनकी जो क्वांटिटी होती है, मतलब ये जो है मात्रा में फाइनाइट है, मतलब ये हमारे पास असीमित नहीं है, इनकी जो मात्रा है वो हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम लगातार इनको यूज़ करते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिनिश हो जाएंगे, और हमारे लिए जो है मिनरल्स को यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये नॉन रिन्यूएबल भी हैं, इनको आसानी से रिन्यू नहीं कर सकते आप, यानी इनको अगर एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो आपको दोबारा इनको प्राप्त करने के लिए काफ़ी लाखों वर्षों तक आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम बात करें कि मेटल्स की अगर हम रिसाइकलिंग करें, यानी हमने मेटल को क्या किया, पहले हमने मेटल को किसी और फॉर्म में यूज़ किया, अब हमने इसको क्या कर दिया, किसी और फॉर्म में इसको पिघला करके, मेल्ट करके किसी और फॉर्म में इसको यूज़ कर दिया, और इसी तरीके से जो बचे हुए स्क्रैप होते हैं अगर उनको हम रिसाइकिल करें और उनको दोबारा से यूज़ में लाएं तो हो सकता है कि मिनरल्स की क्या हो सके, कंजर्वेशन हो सके। उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए ये हमारे सारे के सारे मिनरल्स जो हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं वो कवर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, मैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम पहले भी पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम अगर हम बात करें कि जो हमारी एनर्जी है वो हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो देखिए मेनली इसके लिए जो हमारे फ्यूल मिनरल्स हैं, फ्यूल मिनरल्स कौन कौन से, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये हमारे फ्यूल मिनरल्स हैं। और दूसरे जो मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे हैं यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं। देखिए, मेनली इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। देखिए, कन्वेंशनल के अंदर कौन से आते हैं, तो जो हम पुराने टाइम से जिनको हम यूज़ करते आ रहे हैं वो हमारे क्या है, कन्वेंशनल। तो देखिए, इसके अंदर देखिए हमारे क्या आएंगे, फायरवुड, कैटल डंक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहे वो आपने हाइडल के थ्रू या फिर थर्मल के थ्रू, थर्मल मतलब जितने भी आपने जो भी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के थ्रू जो भी एनर्जी जनरेट की है, या हाइडल मतलब जो हमने किसके द्वारा की है जनरेट, ये इसके अंदर हम आ जाएगी वाटर के द्वारा जो हमने जनरेट की है, तो वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसके अंदर काउंट होगी कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर। अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो देखिए, जो सन से जो हमें लाइट मिलती है उसके थ्रू जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, इसके साथ साथ देखिए बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी। तो ये सारे के सारे हमारे नॉन कन्वेंशनल हैं, यानी ये हमारे अब जो गैर परंपरागत जो सोर्स हैं वो है, और इनको हम जो है कितना भी यूज़ करें, इनको इनकी जो मात्रा है वो कम होने वाली नहीं है। हम इनको बार बार जो है वो जनरेट कर सकते हैं ईजिली, लेकिन इनका ये है कि अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम पर ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, और इनको दोबारा से रिन्यू करना और इनको जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कन्वेंशनल जो सोर्स हैं एनर्जी के उनके बारे में बात करते हैं।
तो देख लेते हैं सबसे पहले कोल के बारे में। तो देखिए कोल जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और मेनली जो है पावर जनरेशन इंडिया के अंदर इसी के थ्रू किया जाता है। इंडस्ट्री के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोल एक तरीके से वो बनता किस लिए कैसे है, देखिए कंप्रेशन ऑफ जो प्लांट मटेरियल होता है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जब वो काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर जो है नीचे हमारी ज़मीन के अंदर काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो क्या करते हैं, उसके अंदर दबे रहते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो कोल का निर्माण होता है। अब देखिए कि जो कोल की वैरायटी होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है। वो किस तरीके वो किस कैसे डिपेंड करती है, तो देखिए किस तरीके का डिग्री ऑफ कंप्रेशन है, यानी कितना जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है, कितना दबाव पड़ा है, इसके साथ साथ कितनी गहराई में है और टाइम ऑफ बुरियल कितना हुआ है, मतलब थोड़ा टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ है, इसके ऊपर जो है क्या करती है, कोल की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके की क्वालिटी का जो कोल है वो पाया जाता है। तो मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोल जो माइन है वो इनसाइड से अंदर से आप देख सकते हैं इस तरीके से जो माइनर होते हैं वो काम करते हैं। तो और अगर हम आउटसाइड का एरिया देखें तो ये देखिए कोल माइन का आउटसाइड एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए हम ने कोल की वैरायटी के बारे में बात की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं पीट। तो देखिए पीट के अंदर क्या होता है कि जो डिकेरिंग जो प्लांट होते हैं वो स्वैम्प प्रोड्यूस पीट इन स्वैम्प्स। स्वैम्प्स मतलब जो दलदल वगैरह होती हैं, वहाँ पर जब डिकेइंग प्लांट यानी जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे डिके कर जाते हैं, यानी वो गलते हैं, सड़ते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, पीट का निर्माण होता है। अब देखिए पीट के अंदर जो है वो लो कार्बन होता है, ज़्यादा कार्बन नहीं होता है, इससे काफ़ी कम मात्रा में कार्बन होता है। हाई मॉइस्चर इसके अंदर होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो आपको पता है कि अगर उसके अंदर कार्बन कम होगा और उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगी, तो वो अच्छे से जो हीट नहीं दे पाएगा। तो आपको बताए कि जो सूखी चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छे से हीट दे पाती है, वो फायर जल्दी पकड़ती है, आग जल्दी पकड़ती है। लेकिन अगर जो है जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो जो है इतनी ईजिली जो है क्या हीट नहीं होती, यानी उसको फायर कैच अच्छे से नहीं कर सकती। तो ये जो है एक तरीके से लो क्वालिटी का क्या है, कोल है, तो इसलिए हम इसको मेनली ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिग्नाइट के बारे में। देखिए ये भी एक तरीके का लो ग्रेड ब्राउन कोल है। अगर बात करें इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउन होता है, एक तरीके से सॉफ्ट है और इसके अंदर भी क्या होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसके अंदर भी नमी ज़्यादा होती है। तो देखिए ये भी मेनली जो है हम इतना अच्छे से इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको भी जो है क्या अगर इससे भी एनर्जी जनरेट करना इतना आसान नहीं होगा। और ये जो है नेवेली जो तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पर जो है लिग्नाइट के क्या मिलते हैं, रिजर्व मिलते हैं, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। अब बात करते हैं बिटुमेन्स के बारे में। देखिए बिटुमेन्स जो है एक तरीके का अच्छी क्वालिटी का जो है कोल है। इसको कमर्शियली हम यूज़ करते हैं, मतलब अपना इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं और ये काफ़ी गहराई के अंदर मिलता है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जो टेम्परेचर होता है उसके थ्रू जो है ये बनता है, जो क्योंकि आप जैसे जैसे ज़मीन के अंदर गहराई में जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ये काफ़ी गहराई में मिलता है और वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो है काफ़ी हाई ग्रेड का जो है क्वालिटी का क्या होता है, कोल होता है और इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है। इसको जो हम जो आयरन को जब हम भट्टी के अंदर क्या करते हैं, स्मेल्ट करते हैं, उसको गलाते हैं, तो आयरन ओर को गलाने के लिए भी हम इस कोल का यूज़ करते हैं मेनली। उसके बाद बात करते हैं एंथ्रासाइट के बारे में। देखिए एंथ्रासाइट काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है और ये ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए हम इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करते। मेनली अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बिटुमेन्स कोल का और लिग्नाइट कोल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया किस तरीके से जो है हमारे यहाँ पर फोर टाइप्स के जो है वो क्या है, कोल जो है वो पाया जाता है। तो इसके अंदर मेनली इंडिया के अंदर ये 2 टाइप्स के कोल जो है वो ज़्यादातर मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। ये इसके जो है इंडिया के अंदर कम भंडार है तो इसलिए इसको कम यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है लेकिन इतना जो है इससे एनर्जी लेवल नहीं हम जनरेट कर सकते। उसके बाद देखिए कि इंडिया के अंदर जो है अगर हम बात करें कि टू ऐसी एजेस हैं जिनके अंदर जो है कोल का निर्माण हुआ है। देखिए मेनली अगर हम डिवाइड करें तो देखिए सबसे पहले गोंडवाना। देखिए गोंडवाना जो है वो क्या था, पहले जो है साउथ अफ्रीका जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके साथ, और जो हमारा साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ मिली हुई जो है, और इंडिया, तो ये सारे के सारे जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ अटैच थे। ये पूरी की पूरी तीनों चारों जो प्लेट्स हैं वो आपस में अटैच थी और उसी को गोंडवाना जो है लैंड बोला जाता है, गोंडवाना। तो इंडिया जो है उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है।
तो उस टाइम पर 2000 मिलियन ईयर एगो जो हमारे कोल डिपॉजिट बने हैं, ये उसके बारे में बात की गई है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, तो देखिए मेनली जो पेनिनसुलर रीजन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दामोदर वैली है, जहाँ पर क्या है वेस्ट बंगाल और झारखंड, जहाँ से दामोदर रिवर जो फॉलो करती है, वहाँ का जो एरिया है। इसके साथ साथ जरिया, रानीगंज, बोकारो, ये हमारे इसी रीजन के अंदर पड़ते हैं, जो कि हमारा झारखंड वाला एरिया है, वहीं पर इसी रीजन के अंदर आते हैं। तो उस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोल के क्या मिलते हैं, रिजर्व मिलते हैं। इसके साथ साथ देखिए गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा, ये इन रिवर्स की जो वैलीज हैं वहाँ पर भी इसके भंडार मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड, देखिए 2 एजेस के बारे में बात की। एक तो हमारा जो 200 ईयर्स मिलियन ईयर्स जो एगो पुराने जो भंडार हैं उनके बारे में बात की, जो कि हमारा इस जो दामोदर वैली वाला रीजन है उसके अंदर मिलता है। बाकी सेकेंडरी की अगर हम बात करें कि जो कि 55 मिलियन ईयर एगो है, जिसको हम टर्सरी डिपॉजिट बोलते हैं। तो देखिए ये जो टर्सरी डिपॉजिट है, ये मेनली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो कि हमारे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यानी जो इंडिया का अलग सा जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर जो है हमें टर्सरी कोल के क्या मिलते हैं, भंडार मिलते हैं, जो कि 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, पुराने हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए इसको एक बार हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मेनली जो है इंडिया के अंदर, ये देखिए बोकारो, जरिया और ये तलचर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरबा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सारे के सारे हमारे क्या है, कोल फील्ड है। ये देखिए ये और ये वाला हिस्सा जो है गोंडवाना में काउंट होता है। यहाँ पर देखिए आप, जो कि 200 मिलियन ईयर एगो जो बना है। और ये देखिए ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, जो कि हमारा ये मेघालय और असम वाले रीजन के अंदर है। तो ये हमारा जो है 55 मिलियन ईयर्स एगो, तो ये हमारे क्या है, कोल डिपॉजिट है। तो यहाँ पर आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पेट्रोलियम के बारे में। देखिए पेट्रोलियम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से फ्यूल है, जिसको हम हीटिंग और लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। हीटिंग मतलब गर्मी के लिए, और लाइटनिंग जो है लाइट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक तरीके से लुब्रिकेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है मशीनरी के अंदर, और एक तरीके ये जो है रॉ मटेरियल की तरह भी काम करता है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसकी जो पेट्रोलियम को जो रिफाइन करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको नोडल इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है। नोडल इंडस्ट्रीज बोला जाता है किसके लिए, टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर भी इसका यूज़ होता है, यानी जो कपड़ा उद्योग है उसके लिए इसका यूज़ होता है। फर्टिलाइजर के अंदर भी इसका यूज़ होता है। नंबर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये एक नोडल एजेंसी की तरह, नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करती है। किसके लिए, एक जो हमारी कपड़ा उद्योग है उसके लिए, साथ साथ में जो फर्टिलाइजर है और दूसरे केमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक तरीके से नोडल इंडस्ट्री का काम करती है। तो देखिए मेनली जो है ये मिलता है किसके अंदर, जो फोल्डिंग क्रिएट होती है, ये देखिए इस तरीके से जो फोल्डिंग होती है, यहाँ ऐसे ऐसे फोल्डिंग के अंदर एंटिक्लाइन, ये देखिए एंटिक्लाइन, ये सिंक्लाइन, ये वाला एरिया एंटिक्लाइन, ऐसे ही डोम डोम, ये देखिए डोम्स टाइप के। तो ये मेनली यहाँ पर जो है इनके अंदर जो अपर क्रस्ट होता है, अप फोल्ड होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, ये यहाँ पर इस तरीके से ट्रैप हो जाता है। और यहाँ पर जो है हमें क्या मिलती है, ये एक तरीके से ऑयल बीरिंग लेयर बन जाती है, और यहीं पर जो है हमें क्या मिलते हैं, ये ऑयल के क्या मिलते हैं, भंडार मिलते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये फोल्ड्स के अंदर में मिलता है, ये तो हमने देखा फोल्ड। इसके साथ साथ देखिए इस तरीके से फोल्ड जो बन जाते हैं उनके अंदर भी ये एक तरीके से ट्रैप हो जाता है। किसके बीच में, जो पोरस और नॉन पोरस जो रॉक्स होती हैं। पोरस जो अपने अंदर से जो है वाटर को आसानी से जो है निकल जाने देती है, वो पोरस होती हैं, थोड़ी दानेदार सी। और नॉन पोरस होती हैं जो बिल्कुल घनी होती हैं, जिनके अंदर से वाटर अच्छे से जो है वो निकल नहीं पाता है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में भी जो है क्या मिल सकता है, ऑयल मिल सकता है। अगर मेनली बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 63% जो पेट्रोलियम है वो बॉम्बे हाई जो रीजन है वहाँ से जो है जनरेट किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है। और गुजरात से बात करें तो 18%, असम से 16%। तो यहाँ पर देखिए अंकलेश्वर जो कि गुजरात के अंदर है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑयल की प्रोडक्शन के लिए। असम के अंदर बात करें तो असम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट, मतलब काफ़ी इंडिया का अगर हम बात करें ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सबसे पहले जो है असम के अंदर ही जो है ऑयल की प्रोडक्शन स्टार्ट की गई थी। असम में कौन कौन से रीजन है ये आप देख सकते हैं, डिगबोई, नाहरकाटिया और मोराम,
अगरीजान। तो ये सारे के सारे रीजन जो हैं जहाँ पर पेट्रोलियम को प्रोड्यूस किया जाता है। डिगबोई जो वो असम के अंदर रीजन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये बॉम्बे हाई, यहाँ से जो है 63% जो है ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, ये देखिए अंकलेश्वर, ये गुजरात का एरिया है, यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये डिगबोई, ये वाला जो एरिया है असम वाला एरिया, वहाँ पर जो है ऑयल के काफ़ी सारे भंडार मिलते हैं। ये देखिए जो रेड कलर में इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर ये सारे आप यहाँ पर रीजन देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेचुरल गैस के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मेनली जो नेचुरल गैस होती है वो काफ़ी क्लीन होती है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मतलब इससे जो है एनवायरनमेंट को काफ़ी कम नुकसान होता है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एमिशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और ये मेनली जो है पेट्रोलियम के साथ मिलती है, और कई बार जो है ये विदाउट पेट्रोलियम, मतलब ये जो है ऑयल के ऊपर तैरती रहती है। और कई बार जो है ये नेचुरली भी मिल जाती है विदाउट ऑयल, जहाँ पर ऑयल नहीं है। तो मेनली अगर हम बात करें इसके रिजर्व्स कहाँ पर है, वो हैं कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वहाँ पर, बॉम्बे हाई ये हमने देख लिया, गल्फ ऑफ कैम्बे के अंदर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एक बार आप इनको देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है आइलैंड, यहाँ पर ये मिलते हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये रीजन है वहाँ पर भी ये मिलते हैं। ये कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कृष्णा गोदावरी बेसिन है, यहाँ पर भी। इसके साथ साथ देखिए जो 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये क्या करते हैं, ये लिंक करते हैं बॉम्बे हाई को किसके साथ, बॉम्बे हाई और जो बेसिन है इनको फर्टिलाइजर, पावर और इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वेस्टर्न और नदर्न इंडिया के अंदर, उसके साथ इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए ये पाइपलाइन आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर बॉम्बे हाई आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये बेसिन है, इन दोनों को, ये देखिए इन दोनों को जोड़ा गया है। ये देखिए हजीरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं विजयपुर, और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये पूरी की पूरी पाइपलाइन जो है यहाँ पर जोड़ी गई है। यहाँ पर ये जगदीशपुर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरी पाइपलाइन ये वेस्टर्न के अंदर हो गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ के अंदर और वेस्टर्न रीजन के अंदर। तो इस तरीके से इसको यहाँ से इस रीजन से जोड़ा गया है। तो ये आगे जाके जो है फर्टिलाइजर और पावर जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ इनको जोड़ दिया गया है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए मेनली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरीके से जनरेट की जाती है। एक हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि वाटर के फ्लो के द्वारा जनरेट की जाती है, दूसरी हमारी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारी कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के थ्रू जिसको प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक डॉट से जो भी दर्शाया गया है वो हमारी थर्मल है, यानी यहाँ पर हमें कोल और जो हमारे नेचुरल गैस है और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम है उसके थ्रू यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और न्यूक्लियर से, जहाँ पर आप रेड कलर में आप देख सकते हैं, वहाँ से जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, ये हमारे जो कन्वेंशनल सोर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में। ये जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज थे ये क्या है, ये लिमिटेड हैं। ये जो है अगर हम इनका लगातार यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद ये फिनिश हो जाएंगे और इनको जनरेट करने में भी काफ़ी लंबे टाइम जो है वो लगता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल के बारे में, नॉन कन्वेंशनल को हम जो है कितना भी यूज़ करें ये जो है इतने ईजिली ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी, जिसके अंदर सन की एनर्जी का हम यूज़ करेंगे, विंड एनर्जी, इसके साथ साथ देखिए टाइड, बायोमास और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल के थ्रू जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर यानी एटॉमिक एनर्जी। तो ये किस तरीके से जनरेट की जाती है। देखिए जो एटम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर जब हम अल्ट्रेशन करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को जब हम चेंज करते हैं तो उनके द्वारा जो एनर्जी रिलीज की जाती है, उसके थ्रू जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी। तो देखिए इसके अंदर जो अल्ट्रेशन होती है उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम हीट, एंड इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। मेनली जो है यूरेनियम और थोरियम है, जिनके जो मिनरल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं इसके लिए।
और ये मेनली कहाँ पर मिलते हैं, ये झारखंड के अंदर और अरावली जो रेंज है राजस्थान के अंदर, इन 2 रीजन के अंदर हमें यूरेनियम और थोरियम के भंडार मिलते हैं। इसके साथ साथ देखिए जो मोनाजाइट सैंड्स हैं केरला के अंदर, वहाँ पर भी थोरियम के काफ़ी अच्छे जो है भंडार मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। देखिए इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया जो है वो ट्रॉपिक्स के अंदर पड़ता है। देखिए 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पर आपने देखा कि अर्थ के बीच में 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर बोलते हैं। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो हमारा कंट्री जो इस रीजन के अंदर पड़ता है ट्रॉपिक्स। तो हमने देखा कि जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन होता है ना, वहाँ पर सन की लाइट जो है वो डायरेक्टली और बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। तो हमने देखा इस रीजन के अंदर जो है सन की लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखिए जहाँ पर सन की लाइट सबसे ज़्यादा होगी वहीं पर हम सोलर एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एनॉर्मस पॉसिबिलिटी है कि हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके यहाँ पर मतलब सन की जो एनर्जी है उसका यूज़ करके हम सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम फोटोवोल्टिक जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो आपने देखा होगा कि हम अपने घरों की छतों पर जो है सोलर सेल्स वगैरह लगाते हैं, वो एक तरीके से फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, जो सनलाइट को रिसीव करती है और उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आगे बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में। देखिए इंडिया के अंदर जो है तमिलनाडु का जो एरिया है नागरकोइल से लेकर मदुरई का, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो लार्जेस्ट विंड फार्म है। देखिए विंड फार्म जहाँ पर जो है इस तरीके से पवन चक्कियाँ जो वो लगा दी जाती हैं और जब जैसे जैसे ये घूमती हैं तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, फिर टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर टरबाइन से जो है जनरेटर जो है वो चार्ज होता है और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इसके साथ साथ देखिए तमिलनाडु के अंदर ये एरिया तो हमने देख लिया जहाँ पर काफ़ी जो लार्जेस्ट विंड फार्म जो है वो इंडिया के अंदर मिलता है। इसके साथ साथ जो दूसरे रीजन है आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप। तो इसमें मेन कॉमन आप बात ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो कोस्टल है, कोस्टल एरिया पर लोकेटेड है। कोस्टल मतलब सी के साथ लगते हुए एरिया है और यहाँ पर जो है आसानी से विंड अच्छे से क्रॉस करती है और यहाँ पर जो है अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकती है। देखिए नागरकोइल और जैसलमेर, ये राजस्थान के अंदर है जैसलमेर, और ये हमने देखा तमिलनाडु के अंदर है। ये जो है वेल नोन है, मतलब इनको काफ़ी अच्छे से जाना जाता है, किसके लिए, विंड एनर्जी का इफेक्टिव यूज़ करने के लिए इनको जाना जाता है। आगे बात करते हैं बायोगैस के बारे में। देखिए नाम से आपको क्लियर है कि बायो, हम इसके अंदर जो है जो हमारे ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम शब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल्स या ह्यूमन वेस्ट, और इसके साथ साथ डोमेस्टिक जो कंजप्शन हम करते हैं उसके द्वारा जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े पोट्स या गड्ढों में उसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और जैसे ही वो डिकम्पोज होता है इन ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इनको डिकम्पोज कर दिया जाता है। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा इनको जैसे ही डिकम्पोज कर दिया जाता है तो उसके थ्रू जो भी गैस जनरेट होती है उसको हम क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं करते हैं। मेनली देखिए प्लांट्स जो हम यूज़ करते हैं, कैटल डंक यूज़ करते हैं। कैटल डंक यानी जो पशुओं का जो गोबर वगैरह है उसको हम यूज़ करते हैं, उसको रूरल एरिया के अंदर हम गोबर गैस प्लांट्स के रूप में भी जानते हैं। आगे बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। देखिए टाइडल एनर्जी जो हमारी ओशियन के अंदर जो टाइड्स आती हैं उनके द्वारा जनरेट की जाती है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर एक लैंड, ये मान लेते हैं हम लैंड का टुकड़ा है और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो है सी, यहाँ से सी की वेव्स आती हैं अंदर की तरफ एंटर करती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डैम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, इस तरीके से हाई डैम लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। तो जैसे ही वेव्स आएंगी तो क्या करेंगे, इस डैम को क्रॉस करके, हाई वेव्स जब आती हैं डैम्स को क्रॉस करके यहाँ पर जो है पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और ये इस डैम के द्वारा क्या कर लिया जाता है, इसको रोक लिया जाता है, इसको वापस नहीं जाने दिया जाता। जब लो टाइड आती है ये पूरा का पूरा वाटर जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है और ये वाटर जो है वो यहीं पर रुका रह जाता है। जब इस वाटर को जब क्या किया जाता है, जब ये लो टाइड आती है ये पूरा पानी पीछे हट जाता है तो यहाँ पर इस डैम के अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ जो है गेट लगे होते हैं, फ्लड गेट लगे होते हैं, उस गेट को खोल दिया जाता है। जैसे उस गेट को खोलते हैं ये वाला वाटर जो है तेजी से यहाँ पर एंटर करता है वापस जाने के लिए और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर टरबाइंस लगे होते हैं। जैसे ही वो टरबाइन घूमते हैं उससे जो है जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और इसी तरीके से जो है टाइडल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है, टाइडल एनर्जी वो जनरेट होती है। तो देखिए इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि जैसे ही हाई टाइड आती है वाटर क्या करता है, फ्लो करता है इनटू द इनलेट, इनलेट की तरफ आ जाता है। ये देखिए जो इनलेट है
अंदर की तरफ, यहाँ पे मैंने बताया वाटर यहाँ के इकट्ठा हो जाता है एंड गेट ट्रैप, और वहाँ पर ट्रैप हो जाता है क्योंकि गेट को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जब टाइड फॉल हो जाती है यानी टाइड गिर जाती है और वापस जो है पानी वापस चला जाता है समुद्र का, तो तब क्या करते हैं हम, ये जो फ्लड गेट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको हम खोल देते हैं, और जैसे ही वो वापस जाता है वो क्या करता है, वहाँ से वो पावर जनरेट करता है टरबाइन के थ्रू। तो यहाँ पर मेनली कहाँ पर यूज़ किया जाता है इसको, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ जो है गुजरात के पास का जो रीजन है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ जो डेल्टा का रीजन है, जो सुंदरबन डेल्टा रीजन है, वहाँ पर भी जो है इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार आप मैप के थ्रू देख सकते हैं यहाँ को, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये और ये गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कैम्बे। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्या बना दिए जाते हैं, डैम बना दिए जाते हैं। जैसे ही वाटर अंदर की तरफ एंटर करता है उसका गेट बंद कर दिया जाता है, यहाँ पर वाटर रुक जाता है, फिर वापस जो है जैसे ही टाइड वापस चली जाती हैं तो फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं और टरबाइंस के थ्रू क्या किया जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं जियो थर्मल एनर्जी के बारे में। देखिए आपको नाम से क्लियर है, जियो, जियो मतलब जो हमारी धरती है यानी हमारी जो अर्थ है उसकी जो थर्मल, थर्मल मतलब गर्मी, यानी उसकी गर्मी के द्वारा जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको हम जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो देखिए ये जो है, हमने पता है कि जो अर्थ का जो इंटीरियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड होता है। जैसे जैसे आप गहराई के अंदर जाते हैं, उसकी जो डेप्थ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा हीट होती चली जाती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी क्या होता है कि उसके वो क्या करता है, उस हीट को ऑब्जर्व करता है और वो भी गर्म होता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जो अर्थ से जो वाटर होता है वो सर्दियों के मौसम में भी आपने देखा होगा कि जो अर्थ से वाटर निकलता है वो इन कंपैरिजन टू जो बाहर का वाटर है उससे जो है थोड़ा नॉर्मल होता है, यानी वो जो है थोड़ा गर्म होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो अर्थ की हीट की वजह से होता है। तो जैसे ही ये जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो एक तरीके से क्या करता है, अर्थ से बाहर सरफेस पे आ जाता है। किस रूप में, स्ट्रीम के रूप में, जैसे झरने के रूप में जो है एक तरीके से वो बाहर निकल जाता है। और झरने के रूप में जब वो बाहर निकलता है एक तरीके से उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, गर्मी होती है, उसके अंदर हीट होती है। तो वो हीट क्या करती है, वो जैसे ही झरने के रूप में बाहर निकलती है तो वहाँ पर टरबाइन अटैच किए जाते हैं। वो जैसे ही टरबाइन को घुमाता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है। मेनली अगर हम बात करें जो पार्वती वैली है, पार्वती वैली जो कि मणिकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और जो पोगा वैली है जो कि लद्दाख के अंदर है, ये मेनली जो है इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस की जाती है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो हमने देखा कि एनर्जी हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है, किस मेनली हर एक जगह पर हमें जो है एनर्जी की, चाहे वो इंडस्ट्रियल रीज़न हो या फिर जो हमारा डोमेस्टिक रीज़न हो, अगर फ़ैन चलाना है उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ अगर हमें ट्यूबलाइट जलानी है या दूसरे हमें अपने काम करने हैं तो उसके लिए हमें मेनली एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो डेली लाइफ में एनर्जी की हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए अगर हम इसको लगातार यूज़ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कल को हमें इसकी शॉर्टेज हो सकती है, और इसलिए जो है हमें इसको कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको कंजर्व करने के लिए मेनली हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है प्राइवेट व्हीकल की जगह अगर हम क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी मतलब अपनी खुद की प्राइवेट कार जो भी है, कार, बाइक्स, इनकी बजाय अगर हम जो है जो भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम्स हैं जैसे कि बसेस वगैरह का अगर हम यूज़ करें तो जितना भी पेट्रोल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस जो कि हमारे इंडिविजुअल व्हीकल के द्वारा जो यूज़ किया जाता है उसको सेव किया जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जब आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दीजिए। जो लाइट्स हैं, फैंस हैं, उनको बंद करना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ देखिए पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ कीजिए। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हैं उन पर इस तरीके से स्टार्स की रेटिंग दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर 5 स्टार्स की रेटिंग अगर किसी प्रोडक्ट को मिली हुई है तो इसका मतलब वो एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को सेव करता है। अगर 4 की अगर रेटिंग मिली है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा कम ज़्यादा एनर्जी लेता है। अगर 3 की मिली है तो समझ लीजिए कि वो और भी ज़्यादा जो है क्या करता है, एनर्जी वो ज़्यादा यूज़ करता है और सेविंग जो है वहाँ पर बहुत ही कम है। और इस तरीके से अगर हम कम करते चले जाएं तो वहाँ पर सेविंग होगी ही नहीं एनर्जी की। इसलिए ऐसे डिवाइसेस का यूज़ कीजिए जहाँ पर एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा सेव हो रही है।
इसके साथ साथ देखिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का आप ज़्यादा यूज़ कीजिए, जैसे सोलर, क्योंकि आप इसका जितना भी यूज़ करेंगे तो इतना ज़्यादा ये जो है कम होने वाला नहीं है। तो अगर बजाय कि आप जो है कोल और गैस का यूज़ करेंगे, कोल गैस और ये पेट्रोलियम का यूज़ करेंगे, एक टाइम के बाद वो फिनिश हो जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए सजेस्ट किया जाता है कि हम किसका ऐसे एनर्जी का यूज़ करें जो ख़त्म होने वाली नहीं है, जिसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब यूज़ किए जा सकते हैं। आफ्टर ऑल हमें बताइए कि अगर एनर्जी को सेव करेंगे तो ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस चीज़ के साथ हम क्या करते हैं, अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं। एक जो मेन पॉइंट है वो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं। तो मेन पॉइंट में हम बात करें कि जैसे कुद्रे, कुद्रे जो है एक कन्नड़ वर्ड है जिसका मीनिंग जो है वो क्या है, हॉर्स। देखिए कुद्रे नाम से क्यों रखा गया है, क्योंकि हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट की, जो कि कर्नाटका के अंदर पड़ती है, वो जो है हॉर्स के फेस से मिलती है, इसलिए जो है उसका नाम जो है कुद्रे रखा गया है। यानी वहाँ जो पहाड़ जो वेस्टर्न घाट की जो पीक है उसका नाम जो है क्या रखा गया, कुद्रे रखा गया है, क्योंकि कुद्रे जो है वो कन्नड़ वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या है, हॉर्स है। और जो पहाड़ी है उसका फेस जो है बिल्कुल हॉर्स से मिलता हुआ है, इसलिए उस पहाड़ी का नाम जो है वो कुद्रे रखा गया है। ये कुछ अलग से जो है फैक्ट है, ये हमारे जो है जो हमारा टॉपिक है एनर्जी वाला उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक अलग से जो कि आपकी बुक के अंदर ये अलग से फैक्ट दिया हुआ उसको आप देख सकते हैं। क्या पता कि एग्जाम में पूछा जा सके, तो आपको इनको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। इसके साथ साथ देखिए कुछ एक और हिल है जिसका नाम है बेलाडीला हिल्स। ये जो हिल है एक तरीके से हम्प की तरह दिखती है, ऑफ एन ओक्स, एक जो ओक्स होता है उसके हम्प की तरह दिखती है। ओक्स मतलब बैल का जो कुबड़ होता है उसकी तरह इस तरीके से दिखती है, इसलिए उसका नाम जो है बेलाडीला रख दिया गया है। तो ये एक तरीके से जो है कुछ अलग से इंटरेस्टिंग फैक्ट था। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो this is the end of this chapter. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel. Press the bell icon for the latest updation of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.